हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा, अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड एनजी लाइफ। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, एनजी लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये एनजी लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस एनजी लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, एनजी लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द एनजी लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके पीडीएफ हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, एनजी लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इन लेक्चर नंबर 5, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस किया था, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक था हमारा ड्यूटी डेल्टा का टेबल। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि लाया तो मैं आज भी नहीं हूँ।
वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स का एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, ड्यूटी डेल्टा का टेबल, ड्यूटी एंड डेल्टा फॉर द वेरियस क्रॉप्स। तो ये चीज हमको ध्यान होनी चाहिए। बेसिकली हमारे एग्जाम में कुछ ही क्रॉप्स का पूछता है, तो वो हम याद रखेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। उससे पहले बच्चे लाइव क्यों नहीं आते हैं? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है क्या? बच्चे लाइव नहीं आते हैं। बाद में मैं देखता हूँ कि बाद में तो बच्चे देख लेते हैं। एक होता है लाइव आना, और लाइव में अपने डाउट क्लियर करना, वो नहीं आ रहे हैं। आई विल से कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आप सभी के लिए। चलिए, अभी लेडीज एंड जेंटलमैन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा, काम आ सकती है आपके। सबसे पहले मेरे पास आता है राइस। राइस की अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ यहां से, तो राइस का डेल्टा मेरे पास आता है 120 सेंटीमीटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी ऑफ द राइस, दैट इज हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर पर क्यूमेक की मैं बात करूं तो ये मेरे पास होता है 775। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड क्रॉप विद मी इज नोन टू बी एज द व्हीट। व्हीट की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा बहुत कम होता है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी, दैट इज मच लेस। तीसरी मैं बात करता हूं, मेरे पास आता है यहाँ पर शुगर केन। शुगर केन की बहुत ज्यादा होती है, सारा साल ही पानी सोखता ही रहता है। ये 120 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 730 इसकी ड्यूटी होती है। लास्ट में नहीं, अभी और भी लिख लो। इसके बाद आता है मेरे पास मेज। मेज की मैं बात, मेज का मेरे पास डेल्टा होता है 25 सेंटीमीटर का, और इसकी ड्यूटी का कोई ऐसा अंदाजा है नहीं हमारे पास, लेकिन ड्यूटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, करीब और करीब 1600 के आसपास होती है। अप्रोक्सीमेट लिख लो, 1600 से 1700 के बीच में होती है। 1600 से 1700 के बीच में होती है इसकी मेज की। आगे मैं बात करना चाहूं यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लिखेंगे पांचवा होता है वेजिटेबल। वेजिटेबल का मेरे पास डेल्टा कितना होता है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। ड्यूटी होती है इसकी 1000 के आसपास, ठीक है। आगे मेरे पास बात आती है यहाँ से, इसी के साथ हम और भी लिख लेते हैं। सिक्स्थ वन इज नोन टू बी एज द मस्टर्ड। मस्टर्ड की मैं बात करना चाहूं तो मस्टर्ड का मेरे पास होता है लेडीज एंड जेंटलमैन ड्यूटी 32 के आसपास, और इसका डेल्टा बहुत ज्यादा होता है, दैट इज माई ड्यूटी 32 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। आगे और ज्यादा मैं बात करना चाहूं तो आप लिखेंगे यहाँ पर पोटैटो। पोटैटो की मैं बात करना चाहूं तो इसकी ड्यूटी मेरे पास 50 हेक्टेयर पर क्यूबिक की होती है। एंड द लास्ट वन इज नोन टू बी एज द ग्रीन ग्रैम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू राजस्थान जेई ये पूछा जा सकता है ग्रीन ग्रैम, इसीलिए यही लिखवा रहा हूं और कोई नहीं लिखवाऊंगा। ग्रीन ग्रैम की बात करना चाहूं तो ड्यूटी है, ठीक है। ये हमें याद रखना है मात्र, और ये हमारे काम में भी आएगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने शुरू के 5 लिखवाए हैं, ये 5 तो आप लोग याद ही रखना, क्योंकि भारत में सर्वाधिक इनकी प्रोडक्शन है और इनके बारे में काफी जाना भी जाता है। इसीलिए इन 5 के बारे में चांसेस बनते हैं कि आपसे एग्जाम में काफी पूछ ले। लेकिन ये लास्ट के जो मैंने लिखवाए हैं ये इतने खास नहीं है, मेजर वो 5 ही है, ठीक है। अभी लेडीज एंड जेंटलमैन, we need to move on to our next chapter, that is known to be as the कैनाल इरिगेशन। हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है, जिसका नाम हमारा आता है कैनाल इरिगेशन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द कैनाल के बारे में, कि कैनाल होती कैसी कैसी है और उनके बीच में जो कैनाल आती है उनका क्या क्या मतलब होता है, वो सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं।
उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मेजर पोर्शन में आप लोगों के लिए यहां पर लाऊंगा कि प्राइमरी नेटवर्क ऑफ द कैनाल क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द कैनाल क्या होता है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आप लोगों के लिए यहां पर लाऊंगा सेडिमेंट से रिलेटेड, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, सेडिमेंट लोड, सेडिमेंट की सारी टर्म, सस्पेंडेड लोड क्या होता है। उसके बाद हम यहां पर आज ही पढ़ने वाले हैं रिगाइन कंडीशंस के बारे में, ठीक। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन इन रिगाइन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल की तरफ आएंगे। और डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है हमारे पास कैनेडीज मेथड और एक होता है मेरे पास लेसीज मेथड। तो ये दोनों ही हम लोगों को पढ़ने हैं, ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। तो मैं आप लोगों को जहां पर मुझे लगता है पिक्चर की जरूरत है, मैं वो पिक्चर भी आप लोगों को शो कर दूंगा और आगे की तरफ अब हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले मेरी टर्म बनती है दैट इज नोन टू बी एज द कैनाल। अभी कैनाल होता क्या है, हम लोग बहुत बारी पढ़ चुके हैं कैनाल के बारे में। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कैनाल? कैनाल क्या होता है भाई? I will say that a source of the water for the irrigation, जिसकी हेल्प से पानी को फील्ड में पहुंचाया जाता है। Yes, an artificial channel which is used for various purposes, an artificial channel which is used for various purpose like feeding other canals, feeding the canals, feeding other canals। उसके बाद the field, hydropower generation, navigation, etc। सो एक छोटा सा टर्म इसी के साथ रिलेट करता हूं, नोट करके यहां से मैं लिखना चाहूंगा इस चीज को। द इरिगेशन ऑफ द फील्ड associated with the canal, or I will say that done with the help of the canal, called कैनाल इरिगेशन। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैनाल इरिगेशन का नाम देंगे। बेसिक चीज है, हम लोगों को ये सब पता है, ठीक है। इसके बाद मेरी कोर डेप्थ। भाई कोर डेप्थ मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसे कोर डेप्थ हम याद नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, चांसेस की बात है मैं आपको ये सब क्वेश्चन की फॉर्म में करा दूंगा, लेकिन ऐसे टेबल की फॉर्म में कोर डेप्थ मत करो, बिकॉज बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आएगा और बहुत ज्यादा अगर रटने का हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कोर डेप्थ की बात है तो वी विल बी गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर डेप्थ, ताकि वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में याद हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे रटना मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो मैं कोर डेप्थ के क्वेश्चन करवा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ले आऊंगा ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में याद आए। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा रटना हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में वो करवा दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पे कि द इरिगेशन of the field associated with the canal or done with the help of the canal is called canal irrigation. Now come to the next topic that is known to be as the classification of the canal system. देखिए अगर मैं क्लासिफिकेशन अगर बात करता हूँ तो there are various type of the canal based on different purpose. एक एक करके सभी को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि पहला मेरा बेस जा रहा है यहाँ पर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सप्लाई। कहाँ से मेरा कैनाल बन रहा है, कहाँ से उसको पानी मिल रहा है, ठीक है। आई विल से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ द कैनाल। फर्स्ट इज नोन टू बी एज द पेरिनियल, और अनपेरिनियल ऐसे कह सकते हैं, या फिर मैं इसको कहना चाहूंगा परमानेंट कैनाल। दूसरी मेरे पास आती है यहाँ पर फ्लड कैनाल,
जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द इनंडेशन कैनाल। अभी आप लोगों को मैं एक एक करके सारी कैनाल के बारे में बाद में लिखवाता हूँ, ये चीज आप लोग समझ के चलेंगे, या चलो साथ के साथ लिखते रहो। What is perennial canal या permanent canal? Permanent canal is defined as in which whole of the year water is present. Permanent canal is in which the canal in which whole of the year water is present, which is having water for whole of the year. सारा साल उसके अंदर पानी रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गंगा कैनाल सिस्टम होल ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत के विश्व प्रसिद्ध गंगा कैनाल सिस्टम, और ये गंगा कैनाल सिस्टम के अंदर सारा साल पानी रहता है, दैट इज नोन टू बी एज द पेरिनियल कैनाल। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ रही है यहाँ पर फ्लड कैनाल। तो फ्लड कैनाल के टाइम के लिए मैं लिखना चाहूंगा द कैनाल विच इज ओनली हैविंग, द कैनाल विच इज ओनली हैविंग वाटर ड्यूरिंग द फ्लड टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लड टाइम के दौरान ही पानी अपने पास रखता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि एग्जांपल अगर मैं बात कहना चाहूँ तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कैनाल इन द पर्टिकुलर सिटी, कैनाल इन सिटी, कैनाल इन अ पर्टिकुलर सिटी, या फिर स्टेट कैनाल की मैं बात करना चाहूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कैनाल बहुत छोटी छोटी कैनाल होती है, स्मॉल कैनाल्स। ठीक है, वो जनरली जो मेरे पास आती है वो फ्लड कैनाल के रूप में मेरे को दिखती है। आप लोग अपनी सिटी में भी देखेंगे कि आपकी अगर कोई कैनाल है तो जनरली वो फ्लड कैनाल के रूप में आती है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी कैनाल की मैं बात करना चाहूँ तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कैनाल। हाँ, ये बहुत सही जाता है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कैनाल। अभी यहां से मेरी क्लियर करना बात को, दो तरह की कैनाल होती है यहाँ से। एक कैनाल आती है आपकी फीडर कैनाल, एक कैनाल आती है आपकी कैरियर कैनाल, एक कैनाल आपकी आती है कैरियर कैनाल। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल से दैट एज द नेम सजेस्ट व्हाट इज द फीडर कैनाल एंड व्हाट इज द कैरियर कैनाल। फीडर कैनाल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इट इज हैविंग द फंक्शन ऑफ फीडिंग द कैनाल्स। आई विल से दैट द कैनाल व्हिच इज यूज्ड फॉर, द कैनाल which is used for supplying water to other canals, which is used for supplying water to other canals। अलग अलग कैनाल्स में पानी सप्लाई करने के काम आता है, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं फीडर कैनाल। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, सपोज आपकी एक मेन रिवर जा रही है, या मेन कैनाल है, कुछ भी कह लो, मेन कैनाल जा रही है और आपकी यहाँ से एक फील्ड है ऐसी। ठीक है, लेकिन आपके बीच में बहुत बड़े बैरियर आ रहे हैं, आपके बीच में यहाँ पर बहुत बड़े बैरियर आ रहे हैं, और पीछे से एक कैनाल आ रही है जो डायरेक्टली आपके फील्ड की तरफ जा रही है, दैट इज द कैनाल सिस्टम, दैट इज द कैनाल वन, लेट इट बी द कैनाल वन। तो आप कह रहे हो कि आप इस मेन कैनाल से अगर इस कैनाल में पानी भेजना चाहते हो तो आपने क्या करा, बीच में एक कैनाल बना दिया, इस कैनाल से आपकी दूसरी कैनाल के अंदर पानी जा रहा है और वो डायरेक्टली आपके फील्ड के अंदर पानी को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कैनाल बन गई, दैट इज द फीडर कैनाल, दैट इज द फीडर कैनाल। गॉट इट? इसके बाद मेरे पास आता है दैट इज द कैरियर कैनाल। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इट कैरीज द वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द फील्ड, नथिंग एल्स, इट कैरीज वाटर। कैरियर कैनाल की मैं बात करना चाहूं तो डायरेक्टली इट कैरीज वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द फील्ड, इट कैरीज वाटर फ्रॉम कैनाल टू फील्ड। ये डायरेक्टली कैनाल से फील्ड की तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैरियर कैनाल। सो आई कैन से दैट ये जो ऊपर वाले डायग्राम के अंदर आपके पास कैनाल है एक, इट कैन बी द कैरियर कैनाल ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक सा कंसेप्ट है और ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये क्लियर हुआ। इसके बाद मेरे पास आता है तीसरा फैक्टर, दैट इज नोन टू बी एज बेस्ड ऑन द distribution. Based on distribution, there are 5 types of the canal which is used for distribution purpose. I will say it is the most important जो एग्जाम में आने के चांस होते हैं। सबसे ज्यादा पहले मेरे पास आता है दैट इज द मेन कैनाल। मेन कैनाल के बाद मेरे पास आता है ब्रांच कैनाल।
मेन कैनाल के मेरे पास आता है ब्रांच कैनाल, इसके बाद मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। उसके बाद मेरे पास आता है वाटर कोर्स। ठीक है, तो अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करना यहाँ से। I am saying that ki based on the function of the distribution, they are classified into 5 types. First is the main canal. What do you mean by the main canal, sir? I will give you one diagram related to this, but पहले समझने का प्रयास करो। I am saying that कि आपके पास एक कैनाल है, बहुत बड़ी कैनाल है, और ये आपकी फील्ड है। मेन कैनाल जो है, it is very large in the size, and you know that कि it carries lot of the discharge. If I will connect this main canal to my field, तो ये इतना पानी मेरी फील्ड में डाल देगा कि मेरी फील्ड में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई कैन से दैट कि दिस कैनाल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू माय फील्ड, इट कैरीज लॉट ऑफ डिस्चार्ज। इसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज माय मेन कैनाल। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दिस मेन कैनाल इज कनेक्टेड फॉर वेरियस फील्ड। देयर आर वेरियस फील्ड, यू नीड टू डाइवर्ट योर वाटर टू दीज ऑल फील्ड, वन फील्ड, दूसरी फील्ड एंड तीसरी फील्ड। आपने क्या किया, आपने इस मेन कैनाल से 3-4 ब्रांच कैनाल निकाल दी। इस मेन कैनाल से 2 ऐसी कैनाल निकाली, छोटी छोटी 2 कैनाल निकाली, उस मेन कैनाल से छोटी कैनाल है। आई एम सेइंग दैट कि तुमने यहाँ से 2 कैनाल निकाली एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज द ब्रांच कैनाल। इन ब्रांच कैनाल से आप क्या कर रहे हैं, फर्दर आपने कोई एक कैनाल निकाली, फर्दर आपने लेडीज एंड जेंटलमैन 2 कैनाल और निकाल दी, यहाँ से ऐसे 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 इस तरह से आपने कैनाल निकाली। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन कैनाल को निकालने के बाद आपकी फील्ड में आपको एक चीज तो समझ आ रहा है, इफ इट इज हैविंग Q1 डिस्चार्ज, इट इज हैविंग Q2 डिस्चार्ज, इट इज हैविंग Q3 डिस्चार्ज। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक कैनाल निकाल रहे हैं और आप एक Q4 डिस्चार्ज के साथ अपनी फील्ड में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शब्दों पर गौर कीजिए, मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ से एक और कैनाल निकाल रहे हो, यहाँ से भी एक कैनाल निकालते हुए जा रहे हो, और इस कैनाल से एक और कैनाल निकाल रहे हो। तो मैंने क्या कहा, एक्चुअली द मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ द कैनाल इज दैट यू नीड टू कवर अप डिफरेंट एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द एरिया। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कैनाल नहीं बनाया जाता ना। एक नहर आती है तो पूरे के पूरे एरिया को इरिगेट करने के लिए आती है। तो आई विल से दैट कि उस पर्टिकुलर नहर के अंदर बहुत पानी होता है, और वो नहर से आप डिफरेंट छोटी छोटी नहर निकालते हो, और उन नहर में डिस्चार्ज जो है वो कम होता चले जाता है। एंड आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग एक चीज को समझकर चलना यहाँ से कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोगों ने मेन कैनाल से अपनी एक कैनाल निकाली जो डायरेक्टली मेन कैनाल पे अटैच थी, उसमें डिस्चार्ज कम हुआ, फिर वहां से एक छोटी कैनाल निकाली और डिस्चार्ज कम हुआ, फिर वहां से एक छोटी कैनाल निकाली और डिस्चार्ज कम हुआ। आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में आ गए, आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में आ चुके। अब उस एरिया के अंदर 5 फील्ड है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 5 फील्ड है, तुम्हें पांचों को पानी देना है, तुम्हें पांचों को पानी देना है। आई विल से वन थिंग टू यू, डू यू हैव नॉलेज ऑफ दैट कि आपकी फील्ड के अंदर भी एक कैनाल होती है, आपकी फील्ड के अंदर भी एक कैनाल होती है जिसको तुम लोग रिज या फिर वाटरशेड का नाम देते हो। सुना होगा तुम लोगों ने, आपकी फील्ड के अंदर भी एक कैनाल होती है, जो कैनाल आपकी फील्ड के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रही है, जो कैनाल आपकी फील्ड के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रही है, उस कैनाल को तुम वाटरशेड या फिर रिज का नाम देते हो, वाटरशेड या फिर रिज का नाम देते हो, कोई डाउट ही नहीं है। सर आई विल से वन थिंग टू यू कि आपके एरिया में एक कैनाल से Q4 डिस्चार्ज का पानी आ गया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपनी फील्ड के लिए कितना चाहिए, आपको अपनी फील्ड के लिए कितना पानी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं जिसकी मदद से आप पानी को रोक भी सकते हैं और जिसकी मदद से आप पानी को खोल भी सकते हैं। इसकी मदद से आप पानी को रोक भी सकते हैं और इसी की मदद से पानी को खोल भी सकते हैं। इसको बोला जाता है रेगुलेशन वर्क, इसको बोला जाता है रेगुलेशन वर्क। तो अब मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, सबसे पहले था मेन कैनाल,
जो कैनाल आपकी डायरेक्टली मेन कैनाल से जुड़ी है, दैट इज नोन टू बी एज द ब्रांच कैनाल, दैट इज नोन टू बी एज द ब्रांच कैनाल। जो कैनाल आपकी ब्रांच कैनाल से जुड़ी है उसको आप लोग कहते हो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल दो तरीके की हो सकती है, या तो ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी होगा, ज्यादातर केस में मेजर ही होता है, और जो कैनाल आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। और फर्दर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद जो कैनाल आती है जो डायरेक्टली फील्ड से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है वाटर कोर्स, उसको बोला जाता है वाटर कोर्स। ये चीज आपको समझ कर चलनी है। तो तुमको एक चीज तो समझ आ चुकी है कि वाई आर वी डूइंग द कैनाल नेटवर्क सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैनाल नेटवर्क है ही क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैनाल नेटवर्क क्या है, कि वी नीड टू कवर अप द मैक्सिमम एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द एरिया। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वी नीड टू कवर अप, रिक्वायर्ड टू इरिगेट ह्यूज अमाउंट ऑफ द एरिया, रिक्वायर्ड टू इरिगेट ह्यूज अमाउंट ऑफ द एरिया। हमारा यही होता है कि बहुत बड़ा एरिया हम लोगों को कवर अप करना होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द डिस्चार्ज अप टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। हाँ, डिक्रीज द डिस्चार्ज टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। एक पर्टिकुलर जरूरतमंद अमाउंट के आधार पर हम उस डिस्चार्ज को कम भी करते हैं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैनाल नेटवर्क। Now I want to show you one picture related to this so that more concept will be going to clear. एक मिनट का पेशेंस करेंगे। ओके, अभी आप देखेंगे ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। इस पिक्चर में आप क्या समझ रहे हैं? इस पिक्चर में अगर मैं बात करना चाहूं तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही है। हाँ जी, यहां पर क्या है, आपके ये फील्ड चैनल है और आपकी एक बहुत बड़ी कैनाल आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज द मेन कैनाल। इस मेन कैनाल से तुम क्या कर रहे हो? देखिए, मेरी बात तो समझने का प्रयास करना। आपको ये तो पता होता है हर कैनाल के पास एक डैम बना होता है, हर कैनाल के पास एक डैम सा बना होता है। डैम नहीं तो मैं डैम यू नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक रेगुलेशन वर्क चलता है कि तुमको पानी रोकना है या तुमको पानी भेजना है, हर कैनाल के बाद होता है। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में तुमसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल आया, ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आया, देन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आया, और लास्ट में मैंने तुम्हें एक चीज कही थी कि तुम्हारी फील्ड के खुद के अंदर ही एक कैनाल होता है जिसको तुम वाटर कोर्स का नाम देते हो। दैट इज नोन टू बी एज द वाटर कोर्स कैनाल, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर कोर्स कैनाल। तो ये एक कैनाल नेटवर्क सिस्टम है जो कि आपके काम आ सकता है। और ये क्या है? ये एक रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, वहां से हम पानी ले रहे हैं। तो इस तरह से कैनाल नेटवर्क सिस्टम आप लोगों को समझकर चलना है और आपके काम आएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मेरी यहां से बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कि मेन कैनाल जो है, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं मेन कैनाल के बारे में कि इट कैरीज द वाटर फ्रॉम डायरेक्टली रिवर, इट कैरीज द वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर। ये पानी जो है रिवर से डायरेक्टली लेता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट कैन कैरी द डिस्चार्ज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब बातें याद रखनी है। ग्रेटर देन 5 क्यूमेक्स, 5 क्यूमेक्स से ज्यादा का डिस्चार्ज जनरली ये कैरी करता है। Whenever I am talking about the another canal, that is the branch canal, I will say that ये branch canal जो है ये मेरी किससे कनेक्ट होती है? It connects to the main canal, it connects to the main canal and carry water from the main canal and carry water from मेन कैनाल। अब यहां से मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो आप लोगों का ब्रांच कैनाल होता है ये कितना डिस्चार्ज कैरी कर सकता है? इट कैन कैरी डिस्चार्ज ऑफ
0.25 से लेकर 5 क्यूमेक के बीच में, 0.25 से 5 क्यूमेक तक का डिस्चार्ज स्टोर करता है। एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर टाइप है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। इसके बाद मेरा तीसरा कैनाल आता है, दैट इज नोन टू बी एज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल की मैं बात करना चाहूं, I will say that this connects to, एक ही सेंटेंस लिख लेता हूं, it connects to the branch canal, it connects to branch canal and supplies water from branch canal to minor distributary. To minor distributary. उसके बाद मेरे पास यहां पर आता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद आता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी की मैं बात करना चाहूं यहां पर, तो मैं एक चीज लिखना चाहूंगा यहां, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, इट कैरीज water from major distributary, बस बाकी समझ जाओगे तुम लोग। एंड द फिफ्थ वन इज नोन टू बी एज द वाटर कोर्स। वाटर कोर्स के बारे में थोड़ा ढंग से लिखना चाहूंगा। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वाटर कोर्स जनरली प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड, इट जनरली प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड, जनरली मेरी फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट इसके लिए मैं ये लिखना चाहूंगा कि कंट्रोल ओवर द वाटर कोर्स, कंट्रोल ओवर द वाटर कोर्स इज डायरेक्टली इन हैंड ऑफ फार्मर। वाटर कोर्स का कंट्रोल डायरेक्टली फार्मर के हाथ में होता है, जितना जरूरत है उसके हिसाब से वो निकाल सकता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी से रिलेटेड कुछ नोट करके लिख लो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहला तो यही होता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द मेन कैनाल कितना जाता है। डिस्चार्ज ऑफ द एक्चुअल या जनरल कर लो, एक्चुअल या जनरल डिस्चार्ज ऑफ द मेन कैनाल कितना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जनरली 30 क्यूमेक का जाता है, 30 क्यूमेक के आसपास का ये जाता है। एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना रखते हैं ये भी लिख लो, एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना रखते हैं, पैंतालीस क्यूमेक का। ठीक है, इससे ज्यादा का कभी नहीं रखा जाता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 45 क्यूमेक का भी नहीं रखते, जनरली 30 का ही रखते हैं आप लोग। 45 का रखने में तो मटेरियल इरोड होने लगता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख लो कि देयर कैन बी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देयर इज नो कंपल्शन टू प्रोवाइड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी इन नेटवर्क सिस्टम। जरूरत होगी तो दूंगा, नहीं होगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये चीज आप लोगों को समझकर चलिए। ठीक है, चलिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी आती है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज नोन टू बी एज, एक मिनट, based on the alignment। अलाइनमेंट के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले होते हैं मेरे पास स्लाइड स्लोप्स के नाम। दूसरा मेरे पास यहां पर होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटूर के नाम।
तीसरा मेरे पास यहाँ पर होता है रिज कैनाल। समझ कर चलिएगा, बस पिक्चर की हेल्प से समझ आ जाएगी जो मैं बनाऊंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज यार, कुछ कंफ्यूजन सी हो रही है अभी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दीबाजी में हो गया ये भाई, ये तो समझ में आ गया। मैंने वैसे नोट में भी लिखवा दिया आपको। और ये थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेना कि ये 5.25 से 5 और ये 0.25, और वाटर कोर्स का ऐसा फिक्स नहीं होता बिकॉज डायरेक्टली फार्मर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, गलती हो गया। अभी बात आती है कि व्हाट आर द रिज कैनाल्स, व्हाट आर द कंटूर कैनाल्स, व्हाट आर द साइड स्लोप कैनाल्स। समझ कर चलते हैं इन चीजों। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सपोज मैं आपको एक बात कहता हूँ, पिक्चर साथ के साथ बनाते रहना। अगर पिक्चर बन गई ना तो चीजें क्लियर होगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, सपोज दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर फील्ड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि रिजेस को हम एक नाम से जानते हैं। दैट नाम इज नोन टू बी एज द फरो, दैट नाम इज नोन टू बी एज द फरो। सबको पता है रिजेस को फरोज के नाम से जाना जाता है। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, सपोज मैंने कहा कि मैंने एक बीच में गड्ढा खोद दिया। मैंने क्या करा, एक बीच में गड्ढा खोद दिया कुछ इस तरीके का। ये क्या है, ये मेरा फील्ड में गड्ढा है, और इस गड्ढे में मैं क्या कर रहा हूँ, पानी की सप्लाई दे रहा हूँ। आई कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ द फरो इरिगेशन दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इनटू द फील्ड, दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इनटू द फील्ड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? प्लीज मुझे यस या थम्स अप करके बताइएगा ताकि चीजें मुझे समझ में आ जाए कि हाँ तुम्हें क्लियर है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये रिज है और फेरो कैनाल है। तो मैंने कहा कि यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द वाटर इनटू द फील्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। आई एम सेइंग दैट कि you are just using the ridge ना, that's why it is said to be as the ridge canal. I will write one point regarding this. Ridge canal use कहाँ पर किया जाता है जनरली? I will say that कि it is generally used in plain और gentle slope system. या तो मैं इसको प्लेन सिस्टम पे यूज करूंगा या जेंटल स्लोप सिस्टम पे यूज करूंगा, बिकॉज आप लोगों को भी ये चीज पता है कि हम लोग अगर इसको स्लोपी ग्राउंड पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी कैनाल में ही बहता चले जाएगा, फील्ड में नहीं जा पाएगा। इसलिए प्लेन या जेंटल स्लोप सिस्टम पे इसको मैं यूज करता हूँ। आगे की मेरी बात आती है, अभी इसी फील्ड को लेकर चल रहा हूँ। सपोज इन हिली रीजन, आई एम सेइंग दैट कि वी आर इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में अगर हम खड़े हैं, हम क्या करेंगे सर, मेरी जो फील्ड है अभी वो इस पहाड़ पर है, मेरी जो फील्ड है वो इस पहाड़ पर है, और पहाड़ पर आपने देखा भी होगा जनरली वी आर फॉलोइंग द टेरेन इरिगेशन सिस्टम। पहाड़ों पर हम टेरेन इरिगेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी बनाते हैं, और सीढ़ी बनाने के बेसिस पर एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे सीढ़ी टाइप का बनाते हैं और सीढ़ी सीढ़ी पर फार्मिंग करी जाती है, एक एक सीढ़ी पर फार्मिंग करी जाती है, उसको कहते हैं टेरेन इरिगेशन सिस्टम। ये होता है। एक और बात को समझने का प्रयास करना, do you have a logic behind the terrain irrigation system? मैंने कहा कि तुम लोगों को टेरेन इरिगेशन सिस्टम का लॉजिक पता है। यस, आई कैन डिफाइन इट इन इंजीनियरिंग टर्म्स। एक टेरेन का पर्टिकुलर लेवल सेम होता है, दूसरे टेरेन का पर्टिकुलर लेवल सेम होता है, तीसरे टेरेन का पर्टिकुलर लेवल लगभग सेम ही होता है, हल्का फुल्का जेंटल स्लोप होगा तो होगा, वैसे सेम है। फर्दर एक और टेरेन का पर्टिकुलर लेवल सेम है। सर, आई एम सेइंग दैट every terrain has a same particular level, every terrain has same particular level. So यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि जब सबका लेवल सेम चल रहा है तो भैया कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ इट इज द फॉर्मेट ऑफ द कंटूर्स, इट इज द फॉर्मेट ऑफ द कंटूर्स। सो आई विल से वन थिंग टू यू कि इन टेरेन फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग, एक ही बात बोल लो, इन टेरेस फार्मिंग
various terraces have been considered. Various terraces have considered in the form of contours in contouring pattern. Various terraces have been considered in contouring pattern. Now have a concentration here. If it is considered in the contouring pattern, then I can say that ना कि ये एक तरह की contour interval का काम कर रहा है. इनके बीच में मैं कह सकता हूँ कि मैंने various contours ले लिए. That is my contours. That is my contours. Now I can say that कि if I am supplying the water from this, अब शब्दों पर गौर देते हुए चलना तो तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएंगी. If I am saying that कि if I am going to supplying the water from this to this, if I am going to supplying the water from this to this, यहां पर मैं अगर इन कैनाल में वाटर की सप्लाई कर देता हूं, I can say that कि this will be going to irrigate the particular area. It can be used for the irrigation purpose. So what I will going to say this term? This is known to be as the contour canals. This is going to be known as the contour canals. अभी और समझना सर, कंटूर कैनाल्स में पानी आएगा, ये एक क्लियर है. कंटूर कैनाल क्लियर है ना? इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें. आई विल राइट कि कंटूर कैनाल से रिलेटेड मैं एक चीज तो जानता हूं कि यार कंटूर के ऊपर वाले हिस्से पे कभी पानी नहीं जा सकता. कंटूर के ऊपर वाले हिस्से पे कभी पानी नहीं जा सकता. कंटूर कैनाल में एक ही मेरे पास फंक्शन आता है कि इट कैन ओनली प्रोवाइड द वाटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नथिंग एल्स. सिर्फ पानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे सकता है, पानी और कहीं दे नहीं सकता सर. आई कैन राइट इट और नॉट. पानी सिर्फ डाउनवर्ड में दे रहा है ना, साइड में तो नहीं दे रहा ना. तो आई कैन से दैट कि इट कैन ओनली इरिगेट वन साइड ऑफ इट. इट कैन ओनली इरिगेट वन साइड. ब्रैकेट में लिखेंगे डाउनवर्ड साइड, ऑफ इट. अपनी कंटूर कैनाल के सिर्फ डाउनवर्ड साइड को इरिगेट करता है, यानी वाटर विल बी गोइंग टू पेनिट्रेट ओनली इन दिस रीजन. वाटर कैन नॉट प्रोवाइड इन द अपर रीजन. सिंपल सी बात है, वाटर सिर्फ और सिर्फ यहां पर आ सकता है. सर टॉप लेवल में वाटर कैसे जाएगा? मैं समझा नहीं कुछ. ओमकार सिंह पूछना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना. अरे अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि तुम्हें नीचे कैसे लाना है. अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि नीचे वाली कैनाल में पानी कैसे आएगा. अभी कुछ नहीं बताया. अभी ये भी तो पता है ना तुम्हें. हाँ मैं समझ गया. तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम, ये पहली नंबर है, ये दूसरी नंबर है. यू मीन टू आस्क कि पहले नंबर पे पानी कैसे जाएगा. अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि चौथे नंबर पे पानी कैसे आएगा. सिंपल सी बात है. अभी तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारी साइड स्लोप कैनाल बची हुई है, बनाने दो, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो. आई विल से वन थिंग टू यू, इट कैन ओनली इरिगेट वन साइड ऑफ इट. सिंपल सी बात है. दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि इसमें तुमको कोई कैनाल रेगुलेटर वर्क नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा हेड वर्क्स की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन से दैट ना लेडीज एंड जेंटलमैन, कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा कोई मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें एक साइड पे पानी आएगा, दूसरी साइड पे पानी जा ही नहीं सकता. सो आई कैन से दैट कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क. नाउ व्हाट इज द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, मैं अभी समझाता हूं तुम्हें देसी भाषा में. क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मेरे शब्दों पर अभी गौर देना कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है. वैसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट समझने के लिए मैंने कहा, सपोज लेडीज एंड जेंटलमैन कि यू आर हैविंग वन ड्रेन सिस्टम लाइक दिस. क्रॉस ड्रेनेज वर्क का अगर एग्जांपल टाइप समझाना चाहूं, मैंने कहा कि यू आर हैविंग वन सिस्टम लाइक दिस एंड ये एक ड्रेन है आप लोगों की. आपको पता है कि इफ इट इज अ ड्रेन, ये क्या है, दिस इज द ड्रेन. नाउ आई एम गोइंग टू से दैट कि यू आर जस्ट क्रिएट वन बाउंड्री लेयर ओवर दिस ड्रेन. आप दोनों तरफ इन ड्रेन्स के बाउंड्री खींचते हो कि नहीं खींचते, ताकि पानी बाहर ना आ जाए. या मैंने कहा कि सपोज यू आर हैविंग द कैनाल सिस्टम. इफ यू आर हैविंग द कैनाल सिस्टम,
देन यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन की कैनाल सिस्टम के एक पर्टिकुलर आप लाइन कैनाल प्रोवाइड करते हो, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हो, कैनाल के साइड में ड्रेन्स भी प्रोवाइड करते हो, इवन आप लोग यहाँ पे टाइल ड्रेन्स भी प्रोवाइड करते हो. दिस इज द टाइल ड्रेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू. यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी कैनाल चल तो इस रास्ते पर रही है ना, लेकिन यू आर जस्ट मूविंग विद द क्रॉस ड्रेनेज और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ड्रेनेज काम कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ड्रेनेज के लिए काम कर रहे हो. दैट इज एक्चुअली द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, नथिंग एल्स. इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए इतना ही. सर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटूर कैनाल, आई कैन से दैट मुझे कंटूर कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज का ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. मेरे को पता है मेरी फील्ड इस ढलान पे चल रही है. मैं अगर इस टॉप पोर्शन पे भी एक गड्ढा करके फरो टाइप का इरिगेशन सिस्टम कैनाल देता हूँ, एक फरो टाइप का एक रिज क्रिएट कर देता हूँ, मुझे पता है मेरी रिज क्रिएट करने के बाद उसमें पानी बहेगा और अपने आप पानी नीचे वाले हिस्से में जाता रहेगा. मुझे ये सब पता है. आई कैन से दैट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती. ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जीरो है, ऐसा भी नहीं कहूंगा. इज नॉट रिक्वायर्ड एट लार्ज एक्सटेंट, ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. एट लार्ज एक्सटेंट, ठीक है. तो अभी इसके बाद मेरी बात आती है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क समझ आ गया, कैनाल का सिस्टम भी समझ आ गया. नाउ मेजर क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू माय इंजीनियर सोच, आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि हाउ विल आई गोइंग टू पुट वाटर इन द कंटूर कैनाल. मेरे पास वही फील्ड मैं दोबारा बना रहा हूँ, अब ये मैं क्या कहूंगा, दैट इज माय कंटूर कैनाल्स. अब ये फील्ड मैंने पूरा 3D व्यू दे दिया. इट इज माय कंटूर कैनाल. Now have concentration that I need to provide water in the contour canal. How will I going to provide it? Everybody knows that if I need to provide the water in this contour canal, पहाड़ों पर पानी आ रहा है साहब, पहाड़ों पर पानी आ रहा है और पहाड़ ढलान में होते हैं. मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक कैनाल प्रोवाइड कर दिया. सर कैनाल प्रोवाइड करने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? अभी ये तुम्हारे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो गए, पानी आ रहा है ना. एंड आई कैन से दैट दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट दिस वन, दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट दिस वन, दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट दिस वन, दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट, दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट, दिस कैनाल विल बी गोइंग टू इरिगेट. इस कैनाल को हम लोग नाम देते हैं साइड स्लोप कैनाल का. Why I am calling it as a side slope canal, I will tell you, don't worry about that. Major thing is तुमको ये समझ में आ गया कि हम कंटूर कैनाल्स के अंदर साइड स्लोप कैनाल की मदद से काम देते हैं. I can say that यहाँ पर नोट करके, if contour canal is the branch canal, then I can say that कि साइड स्लोप कैनाल इज द मेन कैनाल. अगर कंटूर कैनाल आपकी ब्रांच कैनाल है तो साइड स्लोप कैनाल जो है वो आपका साइड स्लोप कैनाल इज द मेन कैनाल. ये चीज समझ में आ गई है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब इसके बाद मेरी बात आती है, सर पहले मैं एक पिक्चर दिखा दूं, उसके बाद मैं इसके इंजीनियरिंग चॉइस पर आऊंगा. एक पिक्चर के लिए 1 मिनट का पेशेंस आपका. सर रिज में क्रॉस ड्रेनेज की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ती है. बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन हल्की फुल्की पड़ती है. क्यों पड़ती है अभी तुमको समझ में आ जाएगा. बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, मतलब तुम ये लगा लो कि कंटूर में जितना पड़ रहा है ना उतनी है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, क्योंकि कंटूर और रिज जो है वो तुम्हारी फील्ड के अंदर है, तो तुम फील्ड के अंदर क्रॉस ड्रेनेज वर्क अगर देते हो तो तुम्हारी फील्ड का नुकसान है.
लेकिन थोड़ा बहुत देना पड़ता है क्योंकि हमें काम भी उसी से लेना है ना। एक पिक्चर देखेंगे, अब तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है सर, why I am calling it as a side slope canal? You are just creating one canal and you are just creating one side slope. This is the side slope canal. मतलब ये कैनाल है, अभी समझो समझो समझो, ये तुम्हारी कैनाल है, this is your canal system, this is your canal system, this is your canal system, ये तुम्हारी कैनाल है, ठीक है। और ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम साइड से स्लोपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, that is what, that is the sloping on the side, that is the sloping on the side. पिक्चर देखने के बाद कुछ तो समझ आ गया होगा कि साइड स्लोप कैनाल क्या होती है। Then I will be going to write some points over side slope canal. I will write as, पहला तो यही है कि साइड स्लोप कैनाल जो होती है, साइड स्लोप कैनाल जो है ये हम देंगे कैसे, is always aligned 90 degree to the contour canal. Why? Is always aligned 90 degree to contour canal. सर कंटूर कैनाल आपकी है अगर, तो कंटूर कैनाल के 90 डिग्री पर ये अलाइन किया जाता है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साइड स्लोप कैनाल का मेजर फंक्शन अब जो आता है कि इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग और इरिगेटिंग फील्ड ऑन ओनली ऑन द वन साइड। वाई, देखना, इट इज यूज्ड फॉर distribution of the water only on one side, distribution of water only on one side, ये सिर्फ एक ही साइड पर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को देता है, अदरवाइज तो भाई। हाँ, इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से मेरे प्यारे बंधु, जरा और समझने का प्रयास करना मेरी बात को, कि यार साइड स्लोप कैनाल जो है वो 90 डिग्री पे अलाइंड होती है, साइड स्लोप कैनाल जो है वो वन साइड में पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्वेश्चन आता है व्हाई। आपको पता है आपका पहाड़ जो होता है, आपका पहाड़ जो होता है वो किस तरह से वेरी करता है, आप कभी भी देख लेना साहब। आपका पहाड़ जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। आई एम नॉट ड्रॉइंग फ्रंट व्यू, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट एज अ साइड व्यू। ये मेरा साइड व्यू है। मेरा कहने का मतलब है आप पहाड़ को सामने से नहीं देख रहे, ये पहाड़ की हाइट नहीं बता रहा, ये पहाड़ की हाइट नहीं बता रहा, ये पहाड़ का साइड व्यू बता रहा है। समझ आ रहा है ना व्हाट आई मीन टू से हियर, ये पहाड़ का साइड व्यू बता रहा है। तो पहाड़ का साइड व्यू भी कुछ इस तरीके का चलता है। और अगर मैं टॉप पोर्शन को देखना चाहूं तो ये टॉप पोर्शन समवट इट इज लाइक दिस फ्लैट रीजन, इट इज लाइक फ्लैट रीजन। अगर मैं अपने टॉप पोर्शन पे कैनाल प्रोवाइड करता हूं तो मेरे टॉप पोर्शन पे कैनाल प्रोवाइड करने का मतलब है कि ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज अ फ्लैट। फ्लैट के कारण पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और अगर पानी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा तो दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अपनी कैनाल, पूरी कैनाल के अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक अच्छी वेलोसिटी के साथ, ताकि वो आगे इरिगेशन के लिए यूज हो सके। तो अच्छी वेलोसिटी के साथ यूज करना था। सर आई एम सेइंग दैट कि आप इस फ्लैट पोर्शन पे पानी की कैनाल को नहीं दे सकते, साइड स्लोप कैनाल साइड पोर्शन पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक फ्लैट रीजन की तरह एक्ट करता है। पहला रीजन तो आया ये। दूसरा रीजन आया कि फॉर द ग्रेटर वेलोसिटीज इन द कंटूर कैनाल्स वी नीड टू प्रोवाइड साइड स्लोप, we need to provide the side slope. Are you getting my point? We need to provide the side slope ताकि वो सारा का सारा पानी एक ही जगह अगर जाता है, मेरे शब्दों पर गौर देना, मैंने कहा अगर आप लोग अपनी कैनाल को यहां प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी मेन कैनाल यहां जा रही है तो तुमने कहा कि ये वाला कैनाल सिस्टम यहां पानी को भली भांति दे सकता है, ये वाला कैनाल सिस्टम पानी को भली भांति यहां पर दे सकता है। आई एम सेइंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग इट ऑन द curvy side, or I will say that sloped side, sloped sides. I'm saying that you are just providing your side slope canal on the sloped sides of the contour. So इसके साथ साथ तुमने एक जगह पानी दे दिया। अभी तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस वाली साइड पे स्लोप प्रोवाइड कर रहे हो। ये क्या है? ये है तुम्हारी स्लोप्ड साइड। स्लोप्ड साइड अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हें ये एश्योरिटी हो रही है वहां पर कि तुम लोग हाई वेलोसिटी से पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी कंटूर कैनाल के अंदर। That is the main reason why we are providing the side slope canal in this. Are you getting this point? सभी बच्चों से अनुरोध है, मुझे ये
बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। चलिए आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का इरिगेशन में ये चीज आया। नेक्स्ट मेरा आता है कि मैं किस तरह से इसको और ज्यादा डिफाइन करता हूँ। आई विल से कि इट इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द soil through which it is constructed, soil through which बट सर फ्लैट पोर्शन में पानी कहाँ से आएगा? हाँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा आया, यही चीज तो समझाने का प्रयास कर रहा था। अभी तुम्हें पता है कि ये क्या है सर? ये क्या है? ये ढलान वो नहीं है, हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? पानी बहुत वेलोसिटी से तुम दे रहे हो, पानी बहुत, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल पोर्शन ही तो है और कुछ थोड़ी है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ही तो है। पानी बहुत वेलोसिटी से दे रहे हो तो ये वेलोसिटी हाई फ्लैट रीजन पे पहुंच सकती है कि नहीं? ओमकार सिंह, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, यूर डाउट इज कि आप यहाँ पे पानी कहां से डालोगे, है ना। देखो मेरा जो समझाने का यहाँ पर तरीका था वो थोड़ा सा बात से अलग हुआ और आपने भी बात से अलग ही समझ लिया। सर हिली एरिया की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं भी हिली एरिया की बात ही, नहीं आप समझ ही नहीं पाए। मैं जो ये पोर्शन बना रहा था यहाँ से, ये पोर्शन कुछ इस तरीके का है, मतलब ये आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन शो कर रहा है। आपको मैंने कहा कि दिस इज योर फ्लैट रीजन, सपोज, मतलब हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ये फ्लैट रीजन शो कर रहा है। यू कैन नॉट प्रोवाइड योर कैनाल इन दिस, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माई कैनाल हियर, यहाँ पे भी मैं अपनी कैनाल को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटूर के परपेंडिकुलर चला रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ से जो मेरा कैनाल जा रहा है, ये मेरी स्लोप्ड साइड है, इस स्लोप्ड साइड में से मेरे को पता है कि हाई वेलोसिटी के साथ पानी निकलेगा, अगर तो ये फ्लैट रीजन तक आसानी से पहुंच सकता है। फर्दर मैं क्या करूंगा, इस फ्लैट रीजन के बाद अपनी कैनाल दोबारा दे रहा हूँ, साइड स्लोप कैनाल इस फ्लैट रीजन के बाद दोबारा दे रहा हूँ, फिर आगे के लिए कैनाल सिस्टम काम आएगा। तो ऐसे मैं कहूंगा कि अगर ये मेरे कंटूर है, अगर ये मेरे पहाड़ के कंटूर है, तो मैं जो कैनाल देता हूँ साइड स्लोप, वो एक ही नहीं देता, अलग अलग इंटरवल पे साइड स्लोप कैनाल देता रहता। मेजर चीज ये थी। ओमकार समझ आया कि नहीं आया? अभी बात आती है लास्ट वन, दैट इज नोन टू बी एज द based on the soil through which canal runs. पहले तो यही आता है कि one is known to be as the alluvial canals, second one is known to be as the non-alluvial canals. Like I will say that कि एक छोटी सी चीज अभी सुन लो ताकि आपको बहुत काम आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। I have already told you that what is alluvial canal. Alluvial canal से एक चीज समझ में आता है, जिस कैनाल के अंदर बहुत सारी सिल्ट होती है, the canal which is having high amount of silt inside it. जिस कैनाल के अंदर बहुत सारी सिल्ट होती है उस कैनाल को हम लोग कहते हैं एल्यूवियल कैनाल। उस कैनाल को हम क्या नाम देते हैं? उस कैनाल को हम नाम देते हैं एल्यूवियल कैनाल। ठीक है, ये समझकर चलना अभी काम आएगा। ठीक है, आई कैन राइट व्हाट इज नॉन एल्यूवियल कैनाल। व्हाट इज नॉन एल्यूवियल कैनाल? नॉन एल्यूवियल कैनाल मेरे पास होता है यहाँ पर द कैनाल विच इज हैविंग which is not having the amount of silt, which is not having silt inside it. It contains loam soil, it contains clay soil, it contains the gravelly pattern, it contains the gravels,
that are known to be as the non-alluvial soil. अब ये चीज समझ में आ चुकी है, आई होप सो कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर है। अब इसी के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस चीज को दोबारा उठाऊंगा, अभी एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, दो छोटी छोटी चीजें निकल कर आती है यहां से। एक होता है मेरा लेडीज एंड जेंटलमैन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक आता है मेरे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। What is the primary distribution system? I will say that it includes main canal and branch canal inside it. It includes main canal and branch canal for the distribution of the water. यानी एक चीज समझ में आती है कि आप लोगों का टोटल पानी जो है वो 5 तरीके के कैनाल सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन जब मेन और ब्रांच को इंक्लूड करता है, when the water is being distributed, देख लो, when water is being distributed by main canal and branch canal only, by main canal and branch canal only, yeah, branch canal bus, then it is said to be as प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछ लेता है, इसलिए हम लोगों को ये चीज याद रखनी है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे की मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से कि दूसरा मेरे पास आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? What is the secondary distribution system? Secondary distribution system होता है when the water is being distributed by, when water is distributed by distributaries and water course. Distributaries and water course. Distributary कौन सी? दोनों, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, and water course. Then it is said to be as the secondary distribution system, SGS. ये चीज आपको समझनी है, बेसिक सी चीज थी, क्लियर होनी चाहिए। अब मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा नोट करके लिखवा देता हूँ कि इसमें भी आप लोगों का कुछ ना कुछ आता है। जो आपका पीडीएस कैनाल्स होती हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स जो होती हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स जो होती हैं रन्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल चलती रहती है। गंगा नहर रन्स थ्रू आउट द ईयर। और यार मेन कैनाल के बारे में लिखवाना था। मेन कैनाल जो होती है वो जनरली पेरिनियल होती है, मेन कैनाल्स आर द परमानेंट। ठीक है, ये पीछे लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को ना, 1 मिनट का पेशेंस करेंगे, मैं लिखवा ही देता हूँ ये चीज। यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखो, मेन कैनाल्स आर परमानेंट। मेन कैनाल्स जो होती है वो जनरली परमानेंट ही होती है, सारा साल चलती रहती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है वो इनंडेशन होती है, रन्स थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स जो होती हैं आप लोगों की, ये पूरा साल नहीं चलती, ये सिर्फ इरिगेशन सीजन में चलती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स runs only in irrigation season and flood season. सिर्फ या तो फ्लड के टाइम पर चलती है, इरिगेशन के टाइम पर चलती है, ये चीज आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पीसीएस के एग्जाम में पूछा था। ठीक, चलिए अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोगों को अभी चलना है आगे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट की तरफ। Our next topic is sediment transport. What the sediment transport means?
देखिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक शब्द आता है, that is known to be as the sediment. What do you mean by the sediment? That is the main thing. Ladies and gentlemen, have concentration here that what is sediment? Sediment is known to be as कि तुम लोगों का टोटल जब पानी नदी के अंदर या कैनाल के अंदर बहता है तो तुमको पता है वो पानी अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को लेता हुआ भी आता है। वो पानी अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को लेता हुआ भी आता है। अब वो पार्टिकल या तो जमीन पे बैठ सकते हैं या वो पार्टिकल पानी में तैरते रहते हैं। दो तरह के पार्टिकल होते हैं। दैट पार्टिकल चाहे वो जमीन पे बैठे चाहे वो पानी के साथ तैरता रहे, उन पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं सेडिमेंट्स। छोटा सा बेसिक मतलब बताना चाहूंगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा दी और हमने उसमें बेहतरीन तरीके से सेडिमेंटेशन को जाना था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज द सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हो रहा था ना, उन्हीं पार्टिकल्स को सेडिमेंट कहते हैं। समझ में आया बेसिक का मतलब? सो आई विल से दैट सेडिमेंट क्या है, तो मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा व्हेन वाटर फ्लोज इन द कैनाल carries some particle along with it, carries some particles along with it. These particle can be settled or can float with the water, are called sediments. बेसिक सी बात है, इतने चीज समझ में आ चुकी है। सर इसी के बाद एक छोटी सी चीज आती है, अब शब्द का मतलब भी समझ आ गया। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? When the water flows in the canal, it carries some water along with it. That is known to be as the sediment transport. I will say that sediment transport मतलब carrying the particles along with the water. That is the sediment transport. Nothing else. That is the basic thing. Sir, I will write one sentence from here and you will be going to get it. I can say that ki sediment transport will be maximum in the alluvial canals. Sediment transport will maximum in पहला point, sediment transport will minimum in the non-alluvial canals. Simple. Sir, alluvial canals में आपको पता है कि there is high amount of the silt and the silt can flow with the water because it is very light in nature. I can say that ladies and gentlemen कि non-alluvial canals के अंदर clay होती है, gravel होती है, वो generally पानी के साथ नहीं बह सकती, जिसके कारण मैं कहूंगा कि it is minimum in the non-alluvial canals. But एक शब्द पर गौर देना कि जीरो नहीं होता। वहां पे कुछ ना कुछ मटेरियल आता है लेकिन जीरो नहीं होता, बट मिनिमम होता है, ये जरूरी है। विल मिनिमम इन नॉन एल्यूवियल कैनाल्स। अब तुमको ये समझ में आ चुका है क्योंकि मैं पहले लिखवा चुका हूं नॉन एल्यूवियल कैनाल्स। अब मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि सेडिमेंट लोड एक टर्म आती है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द सेडिमेंट लोड? आई विल से दैट the amount of the particles or the silt, the amount of sediment along with the water that carries in the canal. Called sediment load. उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग सेडिमेंट लोड का नाम देते हैं। जाहिर सी बात है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे की मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी सेडिमेंट लोड जनरली जो होता है किस तरीके से हमको मिलता है? आई विल राइट वन सेंटेंस एंड यू विल गोइंग टू गेट दैट वर्ड। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द वाटर फ्लोज इन द रिवर, व्हेन वाटर फ्लोज इन कैनाल due to high velocity, there are the chances of turbulence. There is turbulence in the flow. Due to high velocity, there is turbulence in the flow of the water.
जाहिर सी बात है. And you know that whenever there is the turbulent flow in the canal, there is the formation of eddies. I hope you are getting that word. Whenever there is turbulence in the canal, there are the chances of the formation of the eddies, and that eddies will be going to damage the material of the cross drainage work. Obviously, sir, that material will be going to damage the material of the cross drainage work, or I will say that eddies, that turbulence or the eddies will be going to create erosion in the canal due to its high velocity and eddies effect. So उन erosion की वजह से आपकी कैनाल के कुछ मटेरियल पानी में बहकर निकलकर आ जाते हैं. उन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट का नाम देते हैं. अब वो पार्टिकल क्या करते हैं सर? वो पार्टिकल या तो आपके पानी के साथ तैरते रहते हैं या फिर वो पार्टिकल आपके पानी में बैठ जाते हैं. दो तरह के पार्टिकल. आई विल से दैट इस पूरे फिनोमिना के लिए एक शब्द बड़ा सूट करता है, दैट इज नोन टू बी एज द स्कोरिंग एंड सिल्टिंग. स्कोरिंग एंड सिल्टिंग ये बहुत जरूरी एक शब्द है और आपके बहुत काम आने वाला शब्द है. एग्जाम में जनरली कई बार यही आता है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग ऑफ द कैनाल से रिलेटेड 5-6 चीजें निकल कर आती है और वो ये शब्द देता है. सबको पता भी है, लेकिन इस शब्द पे हम जरा चर्चा करेंगे. देयर इज अ टर्बुलेंस इन द फ्लो. ड्यू टू टर्बुलेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडीज. एडीज समझते हो ना आप लोग? मतलब एकदम टर्बुलेंस आती है तो एडीज कई बार क्रिएट हो जाते हैं. जैसे वेवी फॉर्म क्रिएट हो जाता है पानी का, या पानी गोल गोल घूमने लगता है तो वो एडीज है. ठीक है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इन द वाटर. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इन द कैनाल दैट कॉजेस erosion of the material. That causes erosion of materials. Now I will say that इस erosion of the material को हम लोग क्या कहते हैं? Called scoring and silting of the canal. Called scoring and silting of the canal. Sir, are you getting the word silting? Silting का मतलब समझ रहे हो? The silting means you are just getting the amount of the silt from the canal. सर सोटी ट्रिपल क्या होता है? सबर तो करो, आगे आने दो मुझे. अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है, आप पूछ रहे हो आगे का. नरपत माली आपको समझ नहीं आया क्या? भाई देखिए क्या होता है, जब कैनाल के अंदर पानी बहता है तो उसकी हाई वेलोसिटी के कारण वो क्या करता है? हाई वेलोसिटी का मतलब बहुत तेज जब पानी जाएगा तो आपको पता है बहुत तेज वेलोसिटी होगी पानी की, तो वो कैनाल के साइड वाले मटेरियल को इरोड करेगा, साइड वाले मटेरियल को उखाड़ता हुआ अपने साथ बहता हुआ चलेगा. उसी को हम लोग कहते हैं स्कोरिंग एंड सिल्टिंग ऑफ द कैनाल. ठीक है नरपत माली, समझ आया? हाँ, तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों को एक चीज तो क्लियर करना है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग जो है ये किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है. आई विल से दैट कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन टर्बुलेंस. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, इट डिपेंड्स ऑन द टर्बुलेंस. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इरेगुलरिटीज ऑन द कैनाल. सर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जितनी ज्यादा आपकी कैनाल स्मूथ होगी उतना पानी स्मूथली निकल जाएगा. अगर कैनाल के अंदर थोड़ी भी इरेगुलरिटी या अनंडेशन होती है तो तुम कहोगे पानी को यहाँ पर, पानी को इस पोर्शन में ज्यादा टर्बुलेंस, ज्यादा झटके पड़ेंगे और तुम्हें पता है ये पोर्शन इरोड होके पानी के साथ निकल जाएगा. सो आई कैन से दैट ना, इस पोर्शन में ज्यादा स्कोरिंग होगी, इस पोर्शन में लेस स्कोरिंग होगी. तो आई कैन से दैट कि इट आल्सो वेरीज विद द इरेगुलरिटी ऑफ द कैनाल. नाउ आई विल से दैट कि छोटा सा नोट करके लिखना बड़ा प्यारी चीज है. आफ्टर स्कोरिंग एंड सिल्टिंग what will happen? Effect of scoring and silting, ऐसा लिख लो. Effect of scoring and silting क्या होता है? Effect of scoring and silting is that, अभी तुम लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग का मतलब हो रहा है मटेरियल को इरोड करना, यानी कैनाल खत्म होती जा रही है. स्कोरिंग एंड सिल्टिंग ऑफ द कैनाल is that canal will be going to destroy very soon.
कैनाल इज डैमेजिंग एट कल्मिनेटिंग एक्सटेंट। जाहिर सी बात है कि कैनाल इज डैमेजिंग एट कल्मिनेटिंग एक्सटेंट, कोई डाउट ही नहीं है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी चीज को क्लियर करना, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि कैनाल से मटेरियल इरोड हो रहा है, इस चीज को समझना। कैनाल से मटेरियल इरोड हो रहा है, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। कैनाल से मटेरियल इरोड हो रहा है, आपको पता है कि सपोज मैंने कहा मेरी कैनाल है और उस कैनाल से एक हिस्से से मटेरियल निकल कर आ गया, सर आप कह सकते हो उस हिस्से पे एक इरेगुलरिटी बन गई। आपने क्या कहा कि उस हिस्से पे एक इरेगुलरिटी बन गई। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे हिस्सों में कैनाल के अंदर इरेगुलरिटी बनती जा रही है। यू कैन से दैट ना, कैनाल के अंदर ड्यू टू द स्कोरिंग एंड सिल्टिंग ऑफ द कैनाल there is the formation of the irregularity on the surface, and irregularity causes more turbulence, hence more scoring and silting will be going to there. I will say that the scoring and silting causes more irregularity and more turbulence। मेरे शब्दों पर गौर देना, चीजें समझ में आएंगी। ये नोट का दूसरा पॉइंट है। मोर इरेगुलरिटी, मोर टर्बुलेंस, हेंस मोर एडीज, ज्यादा एडीज होंगे। अब तुम लोगों ने अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है ना, तो तुम लोगों ने एडीज के बारे में जरूर जाना होगा। तुम लोग इतना तो जान सकते हो कि अगर एडीज बहुत ज्यादा है तो तुम्हें ये चीज तो समझ आ रहा है कि मोर विल बी द एडीज, मोर विल बी द लॉस इन द फ्लो। सर जितना स्मूथली पानी आगे की तरफ जा सकता है ना, टर्बुलेंस में पानी उतना ज्यादा तेज नहीं, उतना ज्यादा आगे नहीं जा सकता। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे आपके दो पॉइंट है ए एंड बी, अगर ये ए से बी तक 5 सेकंड में आ रहा है लैमिनार फ्लो में, तो ये टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ए से बी तक आने में करीब और करीब 8 या 9 सेकंड लेगा। 8 सेकंड लेगा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, बिकॉज टर्बुलेंस के कारण फ्लो आगे चल ही नहीं पा रहा था, उसमें एडीज का लॉस हो रहा था। लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी, आगे नहीं जा पा रही थी। फिल्म बन रही होगी दिमाग में। मोर एडीज मोर लॉस इन द फ्लो। आई विल से दैट ना, अब तुमको एक चीज तो समझ आ गई है, जब फ्लो में लॉस हो रहा है, मोर विल बी द डिस्चार्ज लॉस। सो आई विल से दैट कि डिस्चार्ज इन द कैनाल विल बी गोइंग टू रिड्यूस, discharge in the canal will be reduce। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बारी मेरे को ये चीज बताओ जल्दी से, बहुत जरूरी चीज है। एक बारी मुझे ये चीज बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? क्लियर है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिस्चार्ज तो कम हो रहा है, ऑल्सो डिस्चार्ज की डायरेक्शन भी वेरी कर देती है। हाँ, कई बारी क्या होता है कि जब आपकी कैनाल इस तरीके से ऐसे मुड़ रही होती है, तो क्या होता है कि इस पोर्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इस पोर्शन में वाटर का वेव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो कई बार ये मटेरियल टूट ही जाता है। वो बहुत आगे की बात है, मैं आपको बस वैसे समझा रहा हूँ। कई बार ये मटेरियल टूट ही जाता है, जिसके कारण आपका पानी जो है वो यहाँ डाइवर्ट ना होकर सीधा चले जाता है। ये बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको वाटर स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग आपको कहां पर इफेक्ट दे सकता है, ये कैसे इफेक्ट देता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरी बात आती है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग को पढ़ने के लिए हम लोगों को ना 2-3 चीजें जाननी होती है। जानने से पहले तो मैं आपको यार एक छोटा सा शब्द और लिखवा देता हूँ, दैट इज नोन टू बी एज द सस्पेंडेड लोड। नाउ व्हाट इज द सस्पेंडेड लोड सिस्टम? व्हाट इज सस्पेंडेड लोड? Sir, the sediment which cannot be settled down in the water, the sediment which cannot be settled down in the water, इसका रीजन भी अभी समझाऊंगा। In water called sediment, a suspended load। सस्पेंशन में है ना, बैठ नहीं रहा ना। सस्पेंडेड का मतलब हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में भली भांति समझ के आए हैं, वैसे आप अभी भी समझ लो। सस्पेंडेड लोड का मतलब जो बैठ नहीं पा रहा, सस्पेंड का मतलब होता है लटका हुआ। जो लोड बैठ नहीं पा रहा वो लटका हुआ है ना,
that is the suspended load. अब बात को समझना, say that ladies and gentlemen, कुछ assumptions होती हैं जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं या फिर स्कोरिंग एंड सिल्टिंग को जब हम पढ़ते हैं, assumptions of analysis for analysis of scoring and silting. स्कोरिंग एंड सिल्टिंग से बचने के लिए या उसकी प्रॉब्लम को झेलने के लिए हम लोग कुछ assumption लेकर चलते हैं. क्या लेकर चलते हैं सर? सबसे पहली बात तो मेरी ये होती है कि हम कहते हैं कि सॉइल का हर पार्टिकल इनकोहेरेंट है, एक दूसरे में कोहेजन है ही नहीं, अलग अलग मूव कर रहे हैं. एवरी पार्टिकल ऑफ द सॉइल, every soil particle is incoherent. Every soil particle is incoherent. Now, what do you mean by the incoherent? There is no relation between nucleable. There is no relation in between the particles. यानी वो cohesion force में जीरो मान के चल रहा हूँ. ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए पता होना चाहिए. No relation between soil particles means क्या आ रहा है इसका? I will say that यहाँ पर कोहेरेंट आ गया. कोहेजन कितना हो गया? 0. ठीक है, आगे की मेरी बात आती है. दूसरा क्या होता है यहाँ पर? वी आर एज्यूम्ड दैट कि सेडिमेंट जो है वो सैंड और ग्रेवल के ज्यादा आ रहे हैं. वी आर नॉट एज्यूमिंग द सिल्ट कंटेंट एज मैक्सिमम. ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. सेडिमेंट आर मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्स, ये एज्यूम्ड करके चल रहे हैं हम लोग. क्यों, मैं अभी समझाता हूँ. Sediment are mostly of sand and gravel. सर अभी दोनों assumption के पीछे का लॉजिक समझकर चलते हैं. क्यों हम लोग इन दोनों assumption के लॉजिक को ऐसे लेकर चल रहे हैं? पहली बात तो हम लोग ये कहकर चल रहे हैं कि there is no relation between the particles, but actually में वो relation होता है. सॉइल के बीच में या तो वेट का कोहेजन होता है या फिर चार्ज का कोहेजन होता है, कुछ तो होता है. पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल में. तो अभी मैं ये चीज कह सकता हूँ कि हर सॉइल के पार्टिकल में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, बट मैं यहाँ कह के चल रहा हूँ कि कोई रिलेशन नहीं है, कोहेजन 0 है. So why I am considering it? When the soil is submerged inside the water, then I know that कि pores are totally filled with the water. Pores are totally filled with the water, as well as I can say that कि the amount of the water in the pores, the amount of the water in the pores actually exceeds the side of the pores. दोबारा सुनो, जब पानी पोर्स के अंदर भर जाता है तो तुम लोग ये कह सकते हो कि जो एक्चुअल साइज ऑफ द पोर्स था वो पूरा भर गया पानी का. अभी पानी तो अताह है, पानी तो सारी तरफ है, कैनाल में तो पानी पानी है, तो वो पोर्स जो है उसके साइज से भी ज्यादा पानी आने की कोशिश कर रहे हैं. पोर्स के साइज से भी ज्यादा पानी आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आपका पोर्स जो है वो इतना बड़ा हो रहा है कि पार्टिकल बहुत दूर दूर चले गए. पार्टिकल बहुत दूर दूर चले गए, और जब पार्टिकल दूर दूर हो गए तो उनके बीच का कोहेजन खत्म हो गया. दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ फ्री पार्टिकल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दे आर एक्टिंग एज अ फ्री पार्टिकल. दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दैट कि उनके बीच का कोहेजन 0. दूसरी बात आती है कि as we have already discussed that there are two type of the canal. One is the alluvial canal and the another one is the non-alluvial canal. Alluvial canal contains more silt, non-alluvial contains sand and the gravels. Then why are we considered only the material that is sand and gravel? Why aren't we considered the silt? हम लोग sand और gravel को ही consider क्यों कर रहे हैं? हम लोग silt को consider क्यों नहीं कर रहे? देखिए, समझने का प्रयास यहाँ पर ये बनता है. आप सभी को पता है सैंड एंड ग्रेवल का जो वजन है वो सिल्ट से बहुत ज्यादा है. सैंड एंड ग्रेवल का जो वजन है वो सिल्ट से बहुत ज्यादा है. एंड आई विल अज्यूम दैट कि ये इनका साइज भी बहुत बड़ा है, सिल्ट से बहुत बड़ा साइज है. आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि इन पार्टिकल्स के कारण आपके फ्लो में टर्बुलेंस आ सकता है. इन पार्टिकल्स के कारण आपके फ्लो में टर्बुलेंस आ सकता है, और उस टर्बुलेंस के कारण आपका डिस्चार्ज कम होगा और स्कोरिंग एंड सिल्टिंग मैक्सिमम होगी. साइज बड़ा है इनका, इनके साइज ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रही है ना ये एक तरह का. मैंने कहा कि ड्यू टू द ग्रेटर साइज दे विल क्रिएट मोर टर्बुलेंस इन द फ्लो, हेंस देयर कैन बी द चांसेस ऑफ मोर स्कोरिंग, मोर सिल्टिंग, फॉर विच हम डिजाइन करेंगे अपनी कैनाल को. जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे तो हम पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं
कि हम ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज्यादा सिल्टिंग और स्कोरिंग के लिए अपनी कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? देखिए, ये चीजें मैं लिखवा नहीं सकता, ये चीजें सिर्फ मैं समझा सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ के चल रहे हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ मेरी बात आती है यहां से कि आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। Forces acting in the water system, the forces acting in the canal system when water flows through it. When water flows through it during scoring and silting. स्कोरिंग और सिल्टिंग के दौरान जो जो फोर्स उस पे एक्ट करता है, आपको उन फोर्सेस का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से, एक तो आपको पता है कि फर्स्ट वन इज द फोर्स विच इज ड्यू टू द वाटर ऑन द पार्टिकल। दोबारा समझो, आई एम सेइंग दैट फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन द पार्टिकल, and I will say that there is another force that is known to be as the force due to particle on the water. क्या लिख रहा हूं मैं, ये समझना मेरी बात को ना, अच्छा लगेगा। I am saying that ladies and gentlemen, आपको पता है कि आपका पानी अगर कैनाल के अंदर जा रहा है तो वो मटेरियल को इरोड करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके मटेरियल पर एक ऐसा फोर्स लगा रहा है जिसके कारण आपकी स्कोरिंग एंड सिल्टिंग हो रही है। जाहिर सी बात, I will say that is the force which is due to water on the particle causes actually erosion. I will say that the force required for erosion of the material is known to be as, is called ट्रैक्टिव फोर्स। इसको हम नाम देते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। यूट्यूब पे मैंने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ाई थी और आपने रेलवे इंजीनियरिंग में ये चीज देखी होगी, ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है। इट्स कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अभी द फोर्स ड्यू टू पार्टिकल ऑन वाटर क्या है। सर आपको एक चीज तो, whenever the water is being trying to erode the particle from the water system, जब आपका वाटर पार्टिकल को इरोड करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका पार्टिकल उसको रोकने की कोशिश करेगा। आई विल से दैट द रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स बाय द पार्टिकल ऑन द वाटर। रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन वाटर बाय द पार्टिकल, एक्ट्स ऑन वाटर बाय पार्टिकल to prevent it from erosion। एरोड होने से बचने के लिए एक फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात। आई विल से दैट दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भैया होता क्या है, आप लोगों का जब कैनाल सिस्टम चलता है तो वो किस तरह की फोर्स को और किस तरह की चीजों को लेकर चलता है, जरा समझ के चलते हैं। सपोज आई एम सेइंग दैट दिस इज योर कैनाल, or this is your theta angle, this is your angle of inclination or the slope of the canal. You are considering two sections of the canal, section 1 and section 2, and you know that actually there is the weight of the, I can say that whenever W is the weight acting downward, it will be going to resolve into two components. This is theta, this will be W sin theta, this will be W cos theta। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I can say that according to diagram only W sin theta is helpful in the flow। W sin theta ही सिर्फ helpful हो रहा है फ्लो में, helpful in the flow। So एक चीज तो समझ आती है यहाँ से कि इस W sin theta पर लगने वाली हर चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम अगर दो चीजें कंसीडर कर रहे हो and you are just considering the equilibrium condition, you know what is equilibrium condition। अगर तुमने मैकेनिक्स या सोम पढ़ी है तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है जिस टाइम पे किसी भी फोर्स का एक्शन नहीं हो रहा, एक पार्टिकल जो है इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पार्टिकल पर पड़ ही नहीं रहा, दैट इज द इक्विलिब्रियम सिस्टम।
आई कैन से दैट अगर तुम दो सेक्शन कंसीडर कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे एक पोर्शन पे प्रेशर लगेगा, दैट इज द P1 अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। यहां से एक प्रेशर पड़ेगा P2। आई कैन से दैट आई एम सेइंग कि इट इज इन द पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ इट इज इन द पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में P1 और P2 बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन के दौरान आपके P1 और P2 बराबर होंगे। I can say that कि it is P. I can say that it is P. Now, ladies and gentlemen, एक चीज और समझ में आ रही है कि what is the W sin theta here? W sin theta वो है जिसके कारण चल रहा था, लेकिन I can say that W sin theta is the weight of the water. That is the weight of the water in direction of the flow. I can say that W sin theta is the weight of the water in direction of flow. इतना समझ में आ चुका है सर। W क्या था? That is the weight of the water stored in the canal. उस वेट को मैंने रिजॉल्व करा, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो चल रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो चला तो W sin थीटा से चल रहा है। मैंने कहा W sin थीटा इज द वेट ऑफ दिस। तुमको एक चीज तो पता है कि सर वेट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वेट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू में गामा इंटू ए इंटू एल। गामा इंटू ए इंटू एल समझ में आ चुकी है सारी चीजें। नाउ आई विल से दैट व्हाट इज ए? A is equal to area of the cross section. A is equal to area of cross section. L is equal to length of the section. L is equal to length of the section. That's why gamma into volume is the weight. I can write it as, ladies and gentlemen, from here. W sin theta will be equal to what? Gamma into W. Water की बात कर रहा हूँ। Into A into L. एक छोटा सा फॉर्मूला समझ में आ चुका है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। As I can say that कि theta is very small. As theta is very small. और जब थीटा मेरा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इन चीजों में ना, बेसिक चीज। आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम हियर कि आप लोगों का टोटल W टेन थीटा जो है वो गामा W A इंटू एल के बराबर चल सकता है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को समझते हुए चलना कि तुम्हें एक चीज और पता है यार, अगर तुम इस सेक्शन पे एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ फोर्स लगाते हो तो तुम्हें ये भी पता है कि पीछे की तरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फोर्स चल रहा था। पीछे की तरफ एक फोर्स चल रहा था, दैट इज व्हाट? दैट इज द ट्रैक्टिव फोर्स। दैट इज द ट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, रेजिस्टिव फोर्स। मैंने कहा एट द बैकवर्ड डायरेक्शन देयर इज आल्सो वन अनदर फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और द रेजिस्टिव फोर्स जो आपके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा था वो हमेशा लगेगा ही लगेगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। आई कैन से, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अभी मैं अगर उस पैटर्न को देखता हूं, उस स्लोप वाले चैनल को देखता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इस तरफ का फोर्स, इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो है। यहां मैं इक्वेशन लिख रहा हूं पहले, P1 प्लस में W sin थीटा, P1 प्लस में W sin थीटा माइनस में F माइनस में P2 इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मैंने क्या करा, एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स का सम करा और जीरो के बराबर कर दिया, और कुछ नहीं करा। आई कैन राइट इट एज ना कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोगों का सिग्मा fx जो है ये जीरो के बराबर होगा। आई कैन राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि P1 प्लस में W sin थीटा या W tan थीटा, तो कुछ भी लिख लो, माइनस में F माइनस में P2 इज इक्वल टू जीरो, एंड आई नो दैट कि P1 और P2 बराबर है, सो आई कैन राइट इट एज कि मेरा W sin थीटा इज इक्वल टू F के बराबर होगा। लेट इट बी द स्टार इक्वेशन, लेट इट बी द स्टार इक्वेशन। और आई कैन राइट इट एज W tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू द F। अब इस इक्वेशन से तुम्हें दो तीन चीजें याद रखनी है। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज tan थीटा, everybody knows that what is tan theta. Tan theta is the slope of the canal. Tan theta is the slope of the canal. But I will say that it is the longitudinal slope. It is the longitudinal slope. I will write it as, ladies and gentlemen, if anybody asking you about what is the resistive force acting, what is the resistive force acting here? Resistive force आपका कितना लग रहा है? Then always say that it is the product of W into longitudinal slope को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ।
मैंने एस से इसको डिनोट कर दिया और कुछ नहीं, स्लोप ऑफ द कैनाल को एस से डिनोट करा. Then it is the product of the total weight into slope. It is the product of total weight into slope is the resistive force acting in the canal system. ये चीज याद रखेंगे. इसी के साथ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना कि इस इक्वेशन को मैंने का वन इक्वेशन है, सपोज इस इक्वेशन को मैंने का वन इक्वेशन है और इस इक्वेशन को स्टार मत लिखो, टू लिखो. इस इक्वेशन को मैंने कहा कि दिस इज माय टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. I can write, ladies and gentlemen, F is equals to my gamma W into A into L. थोड़ी आ रहा है मुझे पता है ये W sin थीटा या W tan थीटा F के बराबर है. मैंने लिखा ये W tan थीटा गामा W AL के बराबर भी था ना, तो मैंने लिख दिया F is equal to gamma W A into L. कोई प्रॉब्लम नहीं है. I know that कि whenever there is the flow of the water, there is the action of the shear stress. So I can say that कि shear stress कितना होगा. I can say that shear stress अभी मेरे को अगर निकालना हुआ तो मैं यहां से लिख सकता हूँ shear stress is equal to force upon area. मेरी बात को समझने का प्रयास करना, तुम्हारे काम होता है अभी ये चीज. समय बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं लेक्चर डिलीट ना हो जाए. सर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या? अरे इसमें क्या है, ये तुम अभी पढ़ रहे हो, खुद से एक बारी पढ़ के तो देखना, तुम 2 लाइनों में डेरिवेशन निकाल दोगे पूरी. इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन आपके लिए. आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि तुम लोगों को शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए तुमको एक चीज तो पता होता है यार, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस. दैट इज द शियर स्ट्रेस व्हिच इज एक्टिंग ड्यू टू द पार्टिकल. ये चीज तो समझ आ रहा है. अगर आप लोगों का पार्टिकल नहीं होता ना तो शियर स्ट्रेस नहीं लगता. शियर स्ट्रेस हमेशा, पढ़ा भी होगा, शियर स्ट्रेस हमेशा बाउंड्री के कारण लगता है. whenever there is the boundary there is the shear stress. तो I can say that कि पार्टिकल के कारण लग रहा है, I can say that पार्टिकल के कारण लग रहा है, तो I can write it as rho is equal to F upon में AS. AS is the area of the sediment. AS is the area of the sediment here. ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है. अभी इसी के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉ नॉट इज इक्वल टू F upon AS है. मैं सारी चीजें यहां से निकाल सकता हूं. कैसे निकालूंगा? You have the concept of this? सर डिवाइड कर देंगे ना, आंसर आ जाएगा मेरा. तो यहां से मेरे पास चीजें निकल कर आती हैं. अभी मैं इस लेक्चर को खींच नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे 3-4 चीजें और खिंचानी है. मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा शाम को 4 बजे. मुझे अभी इसमें और कुछ भी कराना है. मैं ये सारी के सारे डाउनलोडेबल फाइल लेकर आ जाऊंगा. 4-5 फोटो जो मैंने लिखवाई है ये सारी मैं लेकर आ जाऊंगा आपके लिए. इसी में मुझे और भी चीजें करवानी है, लेकिन समय ज्यादा हो जाता है तो शायद लेक्चर ओवर हो जाता है हमारा. तो उससे बचने के लिए आई विल compromise and I hope you will also compromise. इसको हम 4 बजे करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो डिलीट हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा. 4 बजे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को. अभी के लिए धन्यवाद, बाय. सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा. प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है. प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं. सिर्फ पढ़ो. और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा. तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा. तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार. वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है. इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG Live. अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं. दैट इज माई कोड NG Live. इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट. ये बात आप लोगों को याद रखनी है और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाइए.
ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज। एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना। इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना। अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो। जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं। और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।